हेलो दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है पाँचवां दिन और सेट 5 में। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो बिहार दरोगा के लिए काफ़ी बेहतर सेट माना जाता है, आज मैं उन्हीं का सॉल्यूशन आपके लिए फिर से लाया हूं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में फैला दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में है? तो स्तूप का मतलब पहले जान लीजिए कि स्तूप का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, स्तूप का अर्थ होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। अच्छा, स्तूप का संबंध पूछेगा कि किस धर्म से है, तो स्तूप का जो संबंध है दोस्तों किस धर्म से है? ये बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। और मैं आपको कुछ स्तूप के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सा स्तूप कहाँ पर है। अगर आपसे पूछे कि चौखंडी का स्तूप, पहला ऑप्शन में दिया है चौखंडी का स्तूप, तो आपको बताना है कि चौखंडी का स्तूप कहाँ है। तो एपी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश यानी अमरावती में है। अमरावती में पूछेगा किस क्षेत्र में है, तो गुडूर में। कहाँ है? गुडूर में है। अमरावती के गुडूर में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में कहता है कि स्थित नहीं है। तो देखिए, तो ये कहाँ पड़ता है? चौखंडी का स्तूप कहाँ पड़ गया? ये अमरावती में पड़ गया। भरहुत का स्तूप, अगला स्तूप थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भरहुत का स्तूप। अब भरहुत का स्तूप कहाँ पर है? तो भरहुत का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के सतना में है। कहाँ पर है? एमपी के सतना में है, मध्य प्रदेश के सतना में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और अब भरहुत का स्तूप पूछेगा कि अशोक ने नहीं बनाया था, पूछेगा कि अशोक ने ऐसा कौन सा स्तूप है जो नहीं बनाया था, तो आपको बताना है भरहुत का स्तूप बताना है। क्या बताना है? भरहुत का स्तूप। और भरहुत का स्तूप को पूछेगा कि किसने तुड़वा दिया था, तो इसको तुड़वाने वाला शासक था पुष्यमित्र सिंह शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। फिर से बाद में इसको क्या किया था? पुष्यमित्र सिंह ने बनवा भी दिया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और आपसे पूछेगा धामेक का स्तूप। क्या पूछेगा? धामेक का स्तूप ये कहाँ है? यूपी में है। कहाँ पे है? ये यूपी में है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और आपसे पूछेगा कि रामभर का स्तूप ये भी कहाँ है? ये भी यूपी में है। जबकि भरहुत का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना में है। यही आपसे पूछ रहा था। सॉरी दोस्तों, चौखंडी का स्तूप ये भी उत्तर प्रदेश में है। कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन नहीं है? तो भरहुत का स्तूप नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। हम लोग जानते हैं कि बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध का 80 फीट की प्रतिमा बनाया गया है। कितना फीट का? 80 फीट का प्रतिमा बनाया गया है। जो पूछेगा कि किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था भाइयों जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा बनाया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों, लॉर्ड एलन ब्रो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड एलन ब्रो के कार्यकाल में क्या किया गया था? ब्रिटिश ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। थोड़ा सा हम लोग जब भी बात लॉर्ड एलन ब्रो का हो तो थोड़ा सा बात हम लॉर्ड एलन ब्रो पे कर लेते हैं। तो लॉर्ड एलन ब्रो भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? 1842 ईस्वी में। कब बना था? 1842 ईस्वी में बना। और पूछेगा कि लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल को आर्क मान्यता की नीति से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्क आर्क मान्यता, म आधा न य ताकता, मान्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। कार्यकाल की नीति के काल से हम लोग जानते हैं। आर्क मान्यता के नीति के काल से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। वर्ष 1945 में आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा घटना है जो 1945 में हुआ था। तो 1945 में जो हुआ था वो कौन कौन हुआ था, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बेवेल योजना। बेवेल योजना कब हुआ था? ये भी 1945 में हुआ था। ये बात सही है। और थोड़ा सा हम लिख देते हैं शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन पूछेगा कि ये कब हुआ था। एक होता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। वहीं अगर आपसे पूछे कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में। शिमला समझौता पूछेगा तब आपको बताना है 1972 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंडिया, हम लोग जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसके एक साल बाद 1972 में यह समझौता हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री आईजी इंदिरा गांधी थी और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? जुल्फिकार। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। इसी समझौता को हम लोग क्या कहते हैं? शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये तो रहा शिमला समझौता। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि शिमला सम्मेलन पूछ रहा है। तो शिमला सम्मेलन हुआ था 14 जुलाई 1945 को। कब हुआ था? तो हाँ, ये भी 1945 को हुआ, ये भी 1945 को हुआ। और नौसेना विद्रोह, तो नौसेना विद्रोह ये 1945 को नहीं हुआ था। जबकि आज़ाद हिंद फौज का स्थापना भी 1945 में हुआ था। तो आपको 1, 2 और 4 क्या है? बिल्कुल सही है। तो खोजिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको 1, 2 और 4 दिख रहा है। तो 1, 2, 4 क्या होगा? इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है,
1932 का पूना समझौता 1932 का पूना समझौता बोले या पूना पैक्ट बोले, महात्मा गांधी और डैश 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 के बीच में हुआ था। हम लोग जानते हैं कि 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था और इसी समझौता को हम लोग क्या कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। यह समझौता पूछेगा कि किसके माध्यम से हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से हुआ था। किसके माध्यम से हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से हुआ था। अब पूना समझौता से आजकल काफ़ी एक ट्रेंडिंग प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि अब वो समझौता, अब ये जमाना नहीं रहा कि सिर्फ पूछा जाता है पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था। अब पूछ रहा है कि पूना समझौता में गांधी जी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था, तो आपको बताना है देवदास। क्या बताना है? देवदास गांधी जी के बेटे थे जिन्होंने पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था। अब पूना समझौता 1932 में हुआ और इनके एक साल बाद 1933 में, इसी समझौता के बाद 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका निकाला और कहा कि आज के बाद कोई भी दलित को दलित नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? हरिजन बोला जाएगा। तो ये रहा पूना समझौता। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, लॉर्ड इरविन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लॉर्ड इरविन जो था, लॉर्ड इरविन ये क्या बनाया था? संसद भवन बनाया था। क्या बनाया था? संसद भवन बनाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। उस समय 83 लाख रुपया खर्च हुआ था। कितना रुपया खर्च हुआ था? 83 लाख रुपया खर्च हुआ था। पूछेगा संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? हम लोग जानते हैं कि कानपुर जो षड्यंत्र हुआ था वो कब हुआ था? ये किसके विरुद्ध था? ये साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया गया था, तो खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को ही बनाया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के दिन हुआ था। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला पुरुष पूछेगा। तो आपको बताना है मोहम्मद अली। क्या बताना है? मोहम्मद अली। और पहली महिला पूछेगा तो आपको बताना बसंती देवी। क्या बताना है? बसंती देवी। क्वेश्चन पूछेगा कि बसंती देवी कौन थी, तो चित्तरंजन दास CR दास की पत्नी थी। और चित्तरंजन दास कौन था भैया? ये सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था। तो आप ये सभी प्रश्न याद रख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च कीजिए, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फिनिक्स बस्ती का व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था? हम लोग जानते हैं फिनिक्स आश्रम या पूछेगा साबरमती आश्रम। क्या पूछेगा? साबरमती आश्रम। इनका स्थापना किसने किया था? तो इनका भी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, महात्मा गांधी का अब हम कुछ उपाधि के नाम से जानते हैं। इनको पूछेगा कि बापू किसने कहा था? महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बापू कहा था। पूछेगा कि राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी को बाबा मलंग किसने कहा था? किसने कहा था? बाबा मलंग। तो बाबा मलंग जो कहा था खान अब्दुल गफ्फार खां। किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। पूछेगा कि महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। और इनके कई भी नाम है, अंग्रेजों का एजेंट, जैसे अंग्रेजों का एजेंट बोले या अंग्रेजों का एजेंट या राजनीतिक का बच्चा। क्या पूछेगा? राजनीतिक का बच्चा। ये भी किसका नाम है? ये भी महात्मा गांधी का ही नाम है। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। और आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मोरेंस। ये सब नाम किसका है भैया? ये सब नाम महात्मा गांधी का है, आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा अधिकारीकरण क्या दिया गया? तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। पूछेगा किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन जो किया था
किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो रद्द किया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हेडिंग ने। कब किया था? लॉर्ड हेडिंग ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। कब हुआ था? 1905 में। और 1905 में ही एक आंदोलन चलाया गया था जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन बोले, या इसी को बंग बंग आंदोलन बोले। क्या बोले? बंग बंग आंदोलन बोले। ये भी कब शुरुआत हुआ था? तो 1905 में ही हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 के बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रशासकीय सुविधा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो पलासी जो है वो कहाँ पड़ता है? तो पहली बात आप जान लीजिए कि पलासी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक नदी है, कौन है? भागीरथी नदी। कौन नदी है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के तट पर एक जिला बसा हुआ है, दुरनदिया जिला। कौन सा जिला? दुरनदिया जिला। दुरनदिया जिला। और यहीं के पास में, दुरनदिया जिला के पास में एक स्थान है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पलासी के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया अब कि पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुआ था। हमको पता है पश्चिम बंगाल के दुरनदिया जिले के पलासी नामक क्षेत्र में हुआ था। तो ये किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी के तट पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा कि पलासी का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव किसके बीच में हुआ था? क्लाइव और किसके किसके बीच में हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। जिसमें कौन हारा था? सिराजुद्दौला हारा था। कौन हारा था? सिराजुद्दौला की हार हुई। इसका हारना तय था क्योंकि इसका खास आदमी सिराजुद्दौला का सेनापति, सबसे बड़ा गद्दार मीर जाफर। कौन? मीर जाफर ने क्या किया था? अंग्रेजों से जाकर के मिल गया था। और मीर जाफर को हम लोग कहते हैं अंग्रेजों का गधा। क्या कहते हैं? अंग्रेजों का गधा, या रॉबर्ट क्लाइव का गधा, या सोने की बोरी, तो इत्यादि नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मीर जाफर को जानते हैं। पलासी के युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया। क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया। क्वेश्चन सब आप याद रख लीजिएगा। पूछेगा पलासी के समय ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है कि रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। 10वां नंबर तो हो गया। चलिए 11वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 11 नंबर का प्रश्न, 10 हो गया। 11 नंबर का प्रश्न क्या है? मिल ही नहीं रहा, समय से शुरू हुआ था। अच्छा क्वेश्चन था 10वां, हाँ 11 नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के काल में हुआ था? यानी कि चित्रकला का काल पूछा है कि शुरुआत किस शासक के काल में हुआ था। दोस्तों चित्रकला का जो शुरुआत हुआ था वो किसके काल में हुआ था? वो हुमायूं के काल में हो गया था चित्रकला का शुरुआत। वहीं अगर आपसे पूछेगा कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, तब आपका आंसर आएगा जहांगीर। क्या आएगा? जहांगीर आएगा। तो चित्रकला का स्वर्ण काल, या पूछेगा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, तब आपको बताना है, क्या बताना है? शाहजहां। क्या बताना है? शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना खुर्रम। क्या बताना है? खुर्रम बताना है। फिलहाल हम चित्रकला के बारे में जान रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि चित्रकला जो था हुमायूं के समय में शुरुआत हुआ था। तो हुमायूं के समय में 2 चित्रकार रहता था। कौन कौन रहता था? आप इसका नाम याद रख लीजिएगा, अब्द उल समद। क्या नाम है? अब्द उल समद। पूछेगा कि ये किसके दरबार में रहता था? ये जो था हुमायूं के दरबार में रहता था। और मीर सैयद अली। क्या बताना है? मीर सैयद अली, ये भी किसके दरबार में था? तो ये दोनों हुमायूं के दरबार में था। हुमायूं का 2 प्रसिद्ध चित्रकार था। और हम थोड़ा सा जानते हैं अब अकबर के चित्रकार। तो अकबर के चित्रकार था अब्दुस समद। क्या नाम था? अब्दुस समद। और अब्दुस समद को अकबर ने कौन सा उपाधि दिया था? इसको दिया था सीढ़ी कलम। क्या दिया था? सीढ़ी कलम की उपाधि पूछेगा किसको दिया था? तो अब्दुस समद को दिया था। अगर पूछेगा कि मोहम्मद हुसैन नामक चित्रकार किसके दरबार में था, तो आपको बताना है ये भी अकबर के दरबार में था। इसको जड़ी कलम का उपाधि दिया था अकबर ने। किसका उपाधि दिया था? तो जड़ी कलम का उपाधि दिया था। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए 11वां नंबर का प्रश्न है कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ होता है? जनरली सूफी जो परंपरा होता है इनमें एक वर्ड यूज किया जाता है समा। यही समा का आपसे अर्थ पूछ रहा है। समा का अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ। क्या होता है? पवित्र गीतों का पाठ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी में आपने देखा होगा कोई दरगाह पर आराम से नाच गाना चल रहा है, पूरा उसमें आदमी लीन है और वहाँ पर चादर उधर चढ़ाने के लिए जो जाता है, आपने ये मूवी में अवश्य देखा होगा। तो क्या होता है कि आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, गाना चल रहा है, जैसे गाना खत्म हुआ आदमी का नींद टूट गया। तो अकबर ने टोटल 14 बार दरगाह पर गया था। कितना बार? 14 बार दरगाह पर गया था। और शेख सलीम चिश्ती से ये काफ़ी प्रभावित था। और शेख सलीम चिश्ती से ये इतना प्रभावित था
कि इन्होंने अपना पुत्र जहांगीर का नाम क्या रख दिया, सलीम रख दिया। क्या रख दिया, सलीम। तो सलीम का बचपन का नाम क्या था, सलीम किसका बचपन का नाम था, तो ये जहांगीर का नाम था। तो सूफी संत का एक दौर था, जैसे आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तुगलक काल के समय में तुगलक काल का स्थापना किसने किया था, GST, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का किससे नहीं बनता था, निजामुद्दीन औलिया। ये भी सूफी परंपरा का संत था। निजामुद्दीन औलिया का गुरु कौन था, निजामुद्दीन औलिया किसका गुरु था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु था। तो क्या हुआ था कि जब GST गयासुद्दीन तुगलक जब दक्षिण भारत में था, तो उन्होंने वहाँ से खबर भिजाया कि निजामुद्दीन औलिया को बोल दिया जाए कि दिल्ली खाली, सुबह होते होते दिल्ली को खाली कर दिया जाए। तो इस बात पर शेख निजामुद्दीन औलिया बोला कि हुजूर दिल्ली दूरस्त, ये भी प्रश्न आप याद रख लीजिएगा कि हुजूर दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। यह बात किसने बोला था, शेख निजामुद्दीन औलिया। और देखिए कि वो आदमी जो कल पहुंचने वाला था, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सूफी संत का जो दौर था इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहा करता था। तो इसका अर्थ आज वही आपसे पूछा था कि चलिए मैं आपको थोड़ा सा धर्म से थोड़ा हट के मैं बात बताता हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था, अगर आपको दोस्तों अगर परेशानी है तो आप ये नहीं पूछेगा कि ये हिंदू का साधु दिया है या मुस्लिम का साधु दिया है, आप नहीं पूछेगा। अगर आपको काम कर गया तो आप सोचिएगा कि यही बेस्ट है। तो यही पहले के ज़माना में हुआ करता था। तो समा का अर्थ पूछा था क्या होता है, पवित्र गीतों का पाठ होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूछ रहा है कि यह कौन था। हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब के निवासी था। कहाँ के निवासी था, अरब के निवासी था। ये भारत पर आक्रमण कब करता है, 712। कब किया था, 712। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुसलमान पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम था। और मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत का राजा पूछेगा कौन था, तो उस समय भारत का राजा कौन था, दाहिर था। कौन था, दाहिर था। और यही दाहिर को हरा करके क्या करता है, यही दाहिर को हराता है और इसकी पुत्री को मोहम्मद बिन कासिम कहाँ लेके चला जाता है, ये अरब लेकर के चला जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो भारत में पहला अरबी मुसलमान का हमला कब हुआ था, 712 ईस्वी में। वो कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। किसके समय किया था, तो राजा दाहिर के समय में किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पूछेगा कि कौन सा चीनी व्यक्ति आया था, तो आपको बताना फहियान। क्या बताना है, फहियान नाम का चीनी व्यक्ति किसके दरबार में आया था, तो इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। फहियान का बुक का नाम पूछेगा तो आपको बताना फो क्यू की, फ से फहियान, फ से फो क्यू की। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या रहता था, नवरत्न रहता था। कौन रहता था, नवरत्न। जैसे कालिदास हो गया, घट परकर हो गया, वराह वमीर हो गया, ये सब किसके दरबार में रहता था, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था वैसे इसके दरबार में भी नवरत्न रहता था। नवरत्न जो था चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर दोनों के दरबार में रहता था। अब ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि पूछेगा कि अष्टप्रधान पूछेगा किसके दरबार में रहता था, आपको बताना शिवाजी। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहा करता था, शिवाजी महाराज के दरबार में। जब पूछेगा अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करता था, तो कृष्णदेव राय। क्या बताना है आंसर, कृष्णदेव राय। चलिए वही मैं आपको थोड़ा सा और भी मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कालिदास आता था। तो मैं कालिदास की किताब का नाम बताता हूँ, रघुवंशम। क्या बताता हूँ, रघुवंशम। या पूछेगा मालविकानम, क्या पूछेगा, मालविकानम। या अभिज्ञान शकुंतलम। ये सब रचना किसका है, ये सब कालिदास की रचना है। दोस्तों मैं जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप क्या कीजिए, आप कॉपी में उतारते चलिए। जब भी ये सब प्रश्न आए, जब भी कालिदास आए तो उनसे ये 3-4 प्रश्न आप उनका बुक का जरूर याद रख लीजिएगा। और कालिदास को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, भारत का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब आपके सामने में है कि 14वां नंबर का, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको कहता है मिलाने के लिए, 14 नंबर का प्रश्न है, आपको सही सही मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो शुंग वंश का पूछेगा राजधानी कहाँ था, तो शुंग का कहाँ था, तो शुंग का जो था विदिशा था। कहाँ था, विदिशा था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। सातवाहन का कहाँ था, तो प्रतिष्ठान था। शुंग का कहाँ था, विदिशा था। और कदम का पूछेगा कहाँ था, तो कदम का आपको बताना है कि जो कदम का था वो कहाँ था, बनवासी था। कहाँ था, बनवासी था। अगर वही आपसे पूछेगा चंदेल का कहाँ था, तो ये महोबा था। कहाँ था, महोबा था। तो आपका आंसर क्या हो गया कि हो गया 4, यहाँ पे थोड़ा मिटा गया है, 4 3 2 1।
देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में ही हमको दिख रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है। मैं आपको मिला के दिखा दिया हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, तो यहाँ मिटा गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 16 महाजन पद का उल्लेख है। दोस्तों 16 महाजन पद का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है। हम लोग जानते हैं कि टोटल 16 महाजन पद काल हुआ, और महाजन पद काल में 16 महाजन पद काल में सबसे बड़ा महाजन पद काल जो था वो कौन था, पाटलिपुत्रा था। कौन था, पाटलिपुत्रा यानी पटना, यानी जिसको हम लोग मगध के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, मगध के नाम से जानते थे। और बता रहा है कि टोटल 16 महाजन पद का जानकारी हमको किससे मिलता था, अगोत्तर निकाय से। किससे मिलता था, अगोत्तर निकाय। और अगोत्तर निकाय जो था ये जैन धर्म का बुक है। किस धर्म का बुक है, जैन धर्म का बुक है। अगोत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ये सब किसका है, परिशिष्ट पर्वन, ये सब जो है जैन धर्म का बुक है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि एकमात्र बुक जो 14 नहीं, 16 नहीं, 18 महाजन पद काल के बारे में बताता है। कितना, 18 महाजन पद काल के बताता है। आपको बताना अष्टाध्यायी। क्या बताना है, अष्टाध्यायी। पूछेगा अष्टाध्यायी का लेखक कौन है, तो आपको बताना है पाणिनि। कौन है, पाणिनि। और महर्षि पाणिनि को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। और इस अष्टाध्यायी में टोटल कितना महाजन पद का जानकारी मिलता है, आपको बताना है 18, 16 अगोत्तर निकाय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्य की संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा निर्देशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया गया था, तो 18 कर दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा है। आपको बताना है बनेगल नरसिम्हा राव। क्या बताना है, बनेगल नरसिम्हा राव, यानी कि BN राव। क्या बताना है, इसका शॉर्ट में इसी को क्या कहते हैं, BN राव कहते हैं। चलिए, मैं जब भी बात संविधान सभा का होता है तो मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन बताता हूँ, फटाफट आप लोग नोट करते जाइए। अब मैं जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों, आप उसको याद रख लीजिएगा, जाने तो लिख के रख लीजिएगा, बाद में उसको रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, क्या पूछेगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर। क्या बताना है, भीमराव अंबेडकर बताना है। वहीं अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो आपको बताना है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या बताना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के सबसे बूढ़े व्यक्ति था, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। जबकि अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बताना है, R प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग आजाद शत्रु और देश रत्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आजाद शत्रु और देश रत्न के नाम से जानते हैं। अगर वहीं आपसे अगर पूछे कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। यह बात किसने कहा था, तो 1934 में मानवेंद्र राय ने कहा था कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनना चाहिए, संविधान सभा द्वारा बनना चाहिए। और संविधान सभा में हमारे उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों जगह के लोग मौजूद थे। अब ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है कि यह जो लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं और भी कुछ चीज़ मैं बताता हूँ। भारत का संविधान पूछेगा कि टोटल कितना देश से लिया गया है, तो आपको बताना 60 देश से लिया गया। कितना देश से लिया गया है, 60 देश से लिया गया है। और 60 देश से लिया गया है। भारत का संविधान बनने में पूछेगा टोटल कितना रुपया खर्च हुआ था, तो आप याद रख लीजिएगा 6 3 कितना होता है, 9 होता है। 9 का क्यों कितना होता है, 729 होता है, बीच में 6 लगा दीजिएगा तो आप पढ़िए तो 63,96,729 रुपया। तो पूछेगा कि भारत का संविधान बनने में टोटल कितना खर्च हुआ था, 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था उन दिनों में। और मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारा देश का संविधान बना तो भारत का जो संविधान जो बना वो विभिन्न देशों से कुछ स्रोत को लिया गया है। जैसे पूछे कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, इन 60 देशों में एक देश था अमेरिका, जैसे क्या लिया गया था, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि DPSP, क्या पूछेगा, DPSP जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, पूछेगा कि यह किस देश के संविधान से लिया गया था,
तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। वहीं आपसे पूछे कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो प्रस्तावना का विचार रूस के संविधान से लिया गया था। संसदीय शासन प्रणाली पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया था? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ये सब प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है भैया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा जैसे मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि संविधान संशोधन का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको बताएं दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप लिख कर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दे दूंगा। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न 19वां नंबर का है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष संबंधों के प्रावधान है? हम लोग जानते हैं कि संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष संबंध उपबंधों के प्रावधान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मैं आपको कुछ बताता हूँ। अगर पूछेगा भारत के संविधान में कितना भाग है, तो टोटल बताना। भाग टोटल कितना है? 21 है। अच्छा, वहीं अगर आपसे पूछेगा कितना अनुसूची है, तो अनुसूची जो था जिस वक्त संविधान बना था उस समय कितना था? 8 था। कितना था? 8 था। लेकिन वर्तमान में कितना है? 12 है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि टोटल अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 395 है। कितना है? आर्टिकल। अनुच्छेद को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। ये भारतीय संविधान में कितना है? तो टोटल 395 है। अनुसूचियाँ हम तो बता ही दिए, पहले 8 था लेकिन अब कितना है? 12 है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्तों, मैंने पीछे ही आपको बताया हूँ कि जब संविधान बना था तो उस समय बताया गया था कि उस समय कितनी अनुसूची बताया गया था? उस समय 8 बताया गया था। कितना बताया गया था? 8। लेकिन वर्तमान में कितना है? 12 है। आपसे पूछा मूल संविधान में, मतलब जिस वक्त संविधान बना था उस समय पूछ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8 था, लेकिन वर्तमान में जब पूछेगा कितना है, तो 12 गो है। वर्तमान में अनुसूची कितना है? संविधान में 12 गो है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। हिमाचल प्रदेश के संस्थापक किसे माना जाता है? 21वां नंबर का प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का संस्थापक जो माना जाता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं कुछ और भी जगह का संस्थापक बताता हूँ। अगर आपसे पूछेगा कि मुंबई का संस्थापक किसको माना जाता है, तो मुंबई का जो संस्थापक माना जाता है किसको माना जाता है? जेरोल्ड अंगियर को। किसको माना जाता है? जेरोल्ड अंगियर को माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है, तो कलकत्ता का जो स्थापना किया था किसने किया था? वो किया था जॉब चारनाक। किसने किया था? जॉब चारनाक ने किसका स्थापना किया था? कलकत्ता का किया था। अगर पूछेगा कि दिल्ली का स्थापना किसने किया था, तो दिल्ली का स्थापना बताना है सर एडविन लुटियंस। किसने किया था? और सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। किसने किया था? हर्बर्ट बेकर ने। और यही दोनों मिलकर के किसका डिजाइन को तैयार किया था? सांसद भवन का डिजाइन को तैयार किया था। किसका किया था? सांसद भवन का डिजाइन को तैयार किया था, जो उस समय 83 लाख रुपया खर्च हुआ था इसको बनाने में। पूछेगा कि सांसद भवन का पूरब से पश्चिम डिजाइन किसने तैयार किया था? सर एडविन लुटियंस। और उत्तर से दक्षिण किसने किया था? तो हर्बर्ट बेकर लगाना है आपको आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर समझ में आता होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 22 नंबर का। निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? आपसे पूछा है कि कौन सा राज्य का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक राज्य है जिसका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी भी देश को टच नहीं करता है, जिसका सीमा किसी भी देश को टच नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जबकि बिहार का तो टच कर भी करता है, नेपाल से तो करिए रहा है, उत्तराखंड का करिए रहा है, चीन से मेघालय का भी करिए रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का नहीं करता है। क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो भारत के 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो पहले आंसर इसका 6 आता था, लेकिन अब आप कितना आ रहा है? अब 7 आ रहा है। 7 कौन कौन है? तो आपको बता रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और यूपी। लेकिन पहले जब तेलंगाना का जब गठन नहीं हुआ था 2 जून 2014 से पहले, तो यही इसका आंसर आ रहा था कि 6 राज्यों से इसे घिरा हुआ है। भारत के 6 राज्यों से कौन सा राज्य घिरा हुआ था? 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 6 राज्य, 6 से 6 राज्य से कौन गया था? छत्तीसगढ़। लेकिन चूंकि अब तेलंगाना जो है तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। तो अब कितने राज्यों से छत्तीसगढ़ गिर गया है? तो ये भारत के 7 राज्यों से गिर गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 23 नंबर का कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें से महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? महिला का साक्षरता दर पूछ रहा है कि किसमें
सर्वोच्च है। हम लोग जानते हैं कि महिला का जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो कहाँ है, लक्षद्वीप में है। किसमें है, लक्षद्वीप है। वहीं आपसे पूछेगा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो आपको बताना है केरल। किसका है, केरल का है, केरल का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो दोस्तों वाराणसी के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री का प्रतिमा स्थापित किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी बात लाल बहादुर शास्त्री का हो तो आप इसका एक नारा याद रख लीजिएगा, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का पूछेगा नारा किसने दिया था, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके समय में पड़ गया था अकाल, तो इन्होंने देश के जितने भी किसान हैं सबसे बोला था कि हम लोग को एक दिन का उपवास करना है, मतलब एक दिन का भोजन को बचाना है। तो किसान ने इनकी बातों को माना। यही लेकर के जवाहरलाल नेहरू ने खुश होकर के उनसे एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो पूछेगा नारा किसने दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री। इसकी समाधि स्थल का नाम पूछेगा क्या है, तो विजय घाट। क्या नाम है, विजय घाट। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी का राजघाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट, और भी आप बता सकते हैं। जैसे पूछेगा हाँ, इसका महाप्रयाण घाट हो जाएगा। राजीव गांधी का पूछेगा तो वीर भूमि। क्या बताना है, वीर भूमि बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेपा नगर जिस सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है वो है, दोस्तों नेपा नगर जो है वो कहाँ पड़ता है, तो नेपा नगर पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश को हम लोग नेपा नगर के नाम से जानते हैं। और ये जो है क्या है, पेपर मिल है। क्या है, पेपर मिल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। पेपर मतलब क्या, अखबारी कागज़, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा नेपा नगर के बारे में बताता हूँ। तो नेपा नगर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि नेपा नगर क्या है। तो नेपा नगर के बारे में थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा कि यहाँ पेपर मिल का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, 26 अप्रैल 1956 को हुआ था। कब हुआ था, 26 अप्रैल 1956 में हुआ था। यहाँ पर पेपर मिल का स्थापना पूछेगा किसने किया था, तो आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि सूची 1 को 2 से यहाँ मिलाने के लिए कहता है। चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पर देखिए, खनिज तेल। दोस्तों खनिज तेल के लिए कौन फेमस है, तो ये गुजरात फेमस है। तो एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का 3 देखिए कहाँ मिल रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो मिलाने वाला जब भी आए तो समझ जाइए कि काफ़ी इजी होता है। क्या होता है, और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ भी है, यानी कि 2, 4, बी और सी क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो इसको तो देखना ही नहीं है। और थोड़ा सा और मिलाते हैं तो जिप्सम का कहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है, राजस्थान में। जिप्सम कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। तो बी का देखिए 4, बी का 4 हमको यहाँ दिख रहा है, तो इसलिए बिल्कुल गलत होगा। आगे हमको मिलाने का जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। और कर्नाटक पूछेगा तो कर्नाटक मैं आपको मिला देता हूँ। कर्नाटक कहाँ होता है, कर्नाटक में क्या किसका होता है, सोना का होता है। आपने KGF मूवी देखा होगा, क से KGF क से कोलार। क्या याद रखना है, क से KGF क से कोलार। ऐसी कोलार से क्या निकलता था उस मूवी में, सोना निकलता था। पूछेगा कोलार खान जो है किसके लिए फेमस है, आपको बताना सोने के लिए। किसके लिए फेमस है, सोने के लिए। पूछे कोलार की खान कहाँ है, तो आपको बताना कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। क्या बच गया, बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक, उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गोविंद सागर या इसी को कहते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में है, तो गोविंद सागर या यहीं पर एक बांध है। कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये पूछेगा किस राज्य में है, तो आपको बताना हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछेगा कि हीराकुंड बांध, क्या पूछेगा, हीराकुंड बांध। तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है पूछे किस नदी पर है, ये बताना महानदी पे है। कहाँ पे है, महानदी पे है। आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जब आपको हीरा मिलेगा तो आप बन जाएगा महान। तो महान से याद रख लीजिएगा किस नदी पर है, तो महानदी पर है। जब आपको महान बन जाइएगा तो आपके अगल बगल का लोग, आपके गांव समाज का लोग बोलेगा, क्या बोलेगा, इसका जो पैर है ज़मीन पर नहीं आसमाने में उड़ता है। उड़ना से याद रख लीजिएगा कि कहाँ है यह बांध, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल का नाम आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है कि फलीदार फसल जो है वो कौन सा है, तो दाल है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि बुग्याल पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है। तो बुग्याल जो पाई जाती है वो कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में दोस्तों क्या होता है कि उत्तराखंड में याद रख लीजिएगा, यहाँ पर पूछेगा कौन सा कृषि किया जाता है, तो आपको बताना है कि पहाड़ पर जो खेती किया जाता है
उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में करने वाले कृषि को हम लोग सोपानी कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सोपानी कृषि के नाम से हम लोग जानते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और उत्तराखंड में पूछेगा कौन कौन दर्रा है, तो माना दर्रा। कौन कौन है? माना दर्रा और नीति दर्रा, ये सब कहाँ है? तो ये सब उत्तराखंड में है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर पूछे कौन कौन झील है, आपको बताना है। अपना है नौखरू ताल झील। क्या बताना है? नौखरू ताल झील और खुरपताल झील और रूपकताल झील, नैनीताल झील, डोडीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, ये सब झील कहाँ है? ये सब झील उत्तराखंड में है। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर में संबंधित है? हम लोग जानते हैं कि हिंद महासागर में जो महासागरीय धारा संबंधित है उसको हम कहते हैं अगुलहास धारा। क्या कहते हैं? अगुलहास धारा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा इस सेट का टोटल 30 प्रश्न। कहने के 30 प्रश्न था, लेकिन मैंने आपको जितना डिस्कशन कराया यहाँ 200-250 प्रश्न तो अवश्य बन ही गया होगा। मैं इससे आगे कल कराऊंगा रिवीजन, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, पोस्ट करने में मुझको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च कर सकते हैं? इतिहास की दुनिया 99, और वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।